नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें हम जनवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो शीलवर्धन सिंह यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। जनवरी 2024 में पूर्व आईपीएस अधिकारी शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में डॉक्टर दिनेश दास को भी यूपीएससी का सदस्य बनाया गया था। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डॉक्टर मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई। दौलतपुर हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है और यहाँ पर विस्तृत सभी अनुच्छेदों के बारे में दिया गया है। इसमें एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं। 16 में वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो 16 में वित्त आयोग के चेयरमैन बने थे अरविंद पनगड़िया। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16 में वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया था, जबकि ऋत्विक रंजनाम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है। आयोग 5 साल की अवधि यानी कि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इससे पहले एन.के. सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, जिसमें उन्होंने 5 साल की अवधि के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र व राज्य के बीच जो कर के विभाजन का प्रतिशत दिया था वो 41% दिया था। ठीक है। तो यानी कि केंद्र राज्यों को 41% टैक्स का आवंटन करेगा। वित्त आयोग की बात करें तो फाइनेंस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देना इसका कार्य होता है और पहली बार वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1952 को किया गया था और प्रथम आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 स्थायी सदस्य होते हैं। 1993 में भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन का भी प्रावधान किया जाने लगा। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रसन्ना बी बराले नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से प्रसन्ना बी बराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिससे वह शीर्ष अदालत में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। इनसे पहले दलित समुदाय से न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति C.T. रवि कुमार बने थे। ठीक है। ये वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इसी के साथ शीर्ष अदालत में सभी स्वीकृत 34 पद भर गए हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति संजय कौल 25 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद एक पद सुप्रीम कोर्ट में खाली था। ठीक है। तो उनकी जगह पर नियुक्त किया गया है प्रसन्ना बी बराले को। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। या नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो D.Y. चंद्रचूड़ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। 34 कुल संख्या होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस B.V. नागरत्ना। ठीक है। तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि ये 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। ठीक है। और जब ये बनेंगी तो केवल 36 दिनों के लिए बनेंगी। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं SSB के नए महानिदेशक। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। SSB की बात करें तो इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद जो है की गई थी 1963 में। इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा और ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। यहाँ भारत के अन्य अर्धसैनिक बलों के बारे में दिया गया है, उनकी स्थापना, आदर्श वाक्य, तैनाती और उनके वर्तमान महानिदेशक। तो आप यह पढ़ सकते हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो G. राममोहन राव सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। सेबी ने गोविंदपल्ली राममोहन राव को 3 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ राव सेबी में इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को संभालेंगे।
सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। सेबी में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। यह समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने संजय कौल का स्थान लिया है। संजय कौल 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गई थी। ठीक है। नालसा की बात करें तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा क्या है? तो ये समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। ठीक है, जो एक वैकल्पिक समाधान तंत्र की पेशकश करता है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि सिंह। शशि सिंह को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने रमेश केजरीवाल की जगह ली है। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। भारत के रबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अग्रणी संस्था है। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी निकाय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शशि सिंह बने हैं इसके नए अध्यक्ष। WHO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सेंथिल पांड्यान सी। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांड्यान सी को जिनेवा में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और यह इनकी नियुक्ति 31 मार्च 2024 को WTO में भारत के राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल समापन के बाद शुरू होगी। ठीक है, तो वर्तमान में ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के राजदूत हैं और ये 31 मार्च के बाद जब ये नवनीत ब्रजेंद्र का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद सेंथिल पांड्यान सी भारत के राजदूत बनेंगे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 के IAS अधिकारी हैं और इन्हें 3 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अंकोजी टोवोला। ये नाइजीरिया से हैं। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके 164 देश सदस्य हैं और 164वां जो सदस्य बना था वो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। ठीक है, और WTA की एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली बैठक थी वो सिंगापुर में 1996 में हुई थी और इसकी जो नवीनतम बैठक है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी MC12 जिनेवा स्विट्जरलैंड में 12 से 17 जून 2022 को हुई है और जो अगली बैठक होगी वो MC13 UAE में होगी फरवरी 2024 में। जनवरी 2024 में किसने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक की शपथ ली है? तो ये हैं साइमा वाजिद। इन्होंने शपथ ली है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद ने 23 जनवरी 2024 को WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक की शपथ ली है। इन्होंने 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में हुए चुनावों में जीत हासिल की थी। वर्तमान में WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक कौन हैं? भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह हैं। ठीक है, तो भारत के पूनम खेत्रपाल सिंह की जगह लेंगी साइमा वाजिद। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो टेड्रोस गैब्रेसियस इथियोपिया से वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और उप महानिदेशक कौन हैं? तो सौम्या स्वामीनाथन और जैन एलिसन इसके वर्तमान उप महानिदेशक हैं। 2 उप महानिदेशक होते हैं। ठीक है, तो ये सौम्या स्वामीनाथन है वो भारत से हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और इसके 194 सदस्य देश हैं और 2 संबंधित सदस्य हैं। WHO के क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से एक दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है और इसी क्षेत्रीय कार्यालय की निर्देशक बनी हैं साइमा वाजिद।
भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है इंद्रमणि पांडे ने। जनवरी 2024 में इंद्रमणि पांडे ने 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्हें अक्टूबर 2023 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। पांडे ने ढाका में बिम्स्टेक के सचिवालय में इसके चौथे महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने भूटान के तेंजिंग लेकफेल की जगह ली है और इस प्रतिष्ठित पद पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी हिंदी में बोलेंगे बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन। महासचिव कौन है? तो ये भारत के बने हैं इंद्रमणि पांडे। स्थापना तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका सचिवालय कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में है और वर्तमान में 7 देश इसके सदस्य हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये हैं सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकासशील। विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी एडी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्मिता सारंगी को अगले 3 साल की अवधि के लिए एडीबी के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 68 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक है तो जरूरी नहीं कि इसमें एशिया के ही देश हों। ठीक है, 49 एशिया पैसिफिक से हैं इसके सदस्य, जबकि 19 देश इसके बाहरी सदस्य हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय से इसका संस्थापक सदस्य है और इस बैंक का चौथा बड़ा शेयरधारक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी हैं? तो ये बनी है प्रीति रज्जक। हवलदार प्रीति रज्जक जो ट्रैप शूटर खिलाड़ी हैं, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। सूबेदार रज्जक दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर के तहत सेना में भर्ती हुई थी। चीन के जांगजू में आयोजित हुए 19वीं एशियाई खेलों के दौरान इन्होंने रजत पदक जीता था और उनकी इसी उपलब्धि के लिए इनको ये पदोन्नति दी गई है। वर्तमान में ट्रैप महिला स्पर्धा में रजक भारत में 6ठे स्थान पर रैंकिंग में हैं और 2024 में आगामी पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो शेख हसीना बनी है 5वीं बार प्रधानमंत्री। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है और इन्होंने चौथा आम चुनाव जीता है। उनकी आवामी लीग पार्टी ने आम चुनाव में लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है। वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री बन जाएंगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी समेत सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था और उन्होंने जो सत्तारूढ़ पार्टी है आवामी लीग पर उस पर चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका यहाँ की राजधानी है, टकामुत्रा है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और बंगाली यहाँ की राजभाषा है। हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं शेरिंग टोब्गे। भूटानी मतदाताओं ने शेरिंग टोब्गे को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना है। टोब्गे के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल ही में चुनाव में 2/3 सीटें जीती थी। भूटान की बात करें तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। निगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। राजभाषा क्या है यहाँ की? तो जोंडका यहाँ की राजभाषा है जो तिब्बती लिपि में लिखी जाती है। हाल ही में फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये गैब्रियल अटल चुने गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने एलिजाबेथ बॉर्न की जगह ली है। 34 वर्षीय गैब्रियल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की राजधानी है। यूरो और फ्रैंक यहाँ पर मुद्राएं चलती हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। फ्रेंच यहाँ की राजभाषा है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DCR के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फेलिक्स त्सेसीकेदी बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी एक बार फिर लगभग 73% वोट के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोइज कुटुम्बी 18% वोट मिले। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें तो किंशासा यहाँ की राजधानी है और कांगोलेस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं समा लुकोंडे और राजभाषा है फ्रांसीसी। हाल ही में कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजाली असोमानी।
कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी ने 63% वोट के साथ विवादित चौथा कार्यकाल हासिल किया है, जबकि विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार करते हुए चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अजाली असोमानी एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने पहली बार 1999 में सत्ता पर कब्जा किया था। इस चुनाव में यहाँ के 3,30,000 पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 16% लोगों ने ही चुनाव में भाग लिया। कोमोरोस की बात करें तो मोरोनी यहाँ की राजधानी है और कोमोरियन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक 10वें। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने युवराज फ्रेडरिक को फ्रेडरिक 10 के तौर पर देश का नया राजा घोषित किया और यह घोषणा रानी मार्गरेट द्वितीय के द्वारा औपचारिक रूप से राजगद्दी छोड़ने के बाद की गई। डेनमार्क की बात करें तो कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है, डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। यूरोपीय देश है डेनमार्क। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सक्सेस मसरा। चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सक्सेस मसरा को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चाड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अनजामेना और सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है और चाड एक अफ्रीकी देश है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली नियुक्ति है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है आईपीएस रश्मि शुक्ला और इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए आईपीएस रजनी सेठ की जगह ली है। वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी रणधीर जायसवाल को भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है और इन्होंने अरिंदम बागची की जगह ली है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। पिछले कुछ समय से चीन के जो रक्षा मंत्री थे ली सांगपू वो गायब चल रहे थे, तो अब चीन ने अपना दूसरा नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। पेप्सिको इंडिया ने मार्केटिंग प्रमुख जागृत कोटचे को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल विनीत मैकॉर्डी को भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला ने कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रियल एडमिरल उपल कुड्डू ने दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वालमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोनपे ने रितेश पै को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जो नौसेना की पिछली 2-3 नियुक्तियां देखने को मिली हैं उसमें से ये वाली जरूरी है, आप ये याद रख सकते हैं। बाकी ऊपर की जो 3 थी उनको छोड़ सकते हैं। नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है, ठीक है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान पर भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैंक ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की कमान संभाली है, ठीक है। तो ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है। केवल नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं तो दिनेश के त्रिपाठी, ये वाली याद रखिए। बंदरगाह और लॉजिस्टिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने करण अडानी को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जबकि अश्विनी गुप्ता को सीईओ बनाया है। साउथ कोरियाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स ने ग्वांगुली को प्रबंध निदेशक बनाया है। त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली कंपनी निव्या इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 सब क्लॉज 1 में संशोधन के परिणामस्वरूप की गई है। तो ये वाली नियुक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड के हरमन क्रूज को नया हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के नए अध्यक्ष दक्षिण कोरिया के डॉक्टर सुंग वान चो को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।